हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको जैसे कि पता है, हम लोग एमपीजी के परीक्षा धाम सीरीज का ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोगों को काफी इंतजार था इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, हमारा एमपीजी के परीक्षा धाम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपका एजुकेटर है, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो कुछ की पॉइंट्स मैं अपने इंट्रोडक्शन के फॉर्म में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो कि आप लोगों को सुनना है और देखना है। तो मैं बता दूं आपको, 10 ईयर एक्सपीरियंस हूं मैं लवकुश वर्मा, 10 ईयर एक्सपीरियंस हूं। मैथ्स एंड जीएस फैकल्टी के रूप में जाना जाता हूं। अनअकैडमी पर मैंने मैथमेटिक्स और एमपीपीएससी कैटेगरी में काफी क्लासेस ले रखी है। इसके अलावा पीडब्ल्यू पर भी मैंने वर्क कर रखा है अनअकैडमी के साथ साथ। एमपीपीएससी एंड ऑल वनडे एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर ये कंटेंट मिलने वाला है, लेक्चर्स मिलने वाले हैं। इजी एंड कंसेप्ट बेस्ड हमारा टीचिंग स्टाइल होगा। आपको माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट एंड सिनोप्सिस एंड ट्रिकी वे में ये सारी चीजें हमारे लेक्चर में मिलने वाली है। तो यूट्यूब एंड डिजिटल टीचिंग एक्सपीरियंस काफी हम लोग रखते हैं, क्योंकि हमने काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है। ऑनलाइन के अलावा मोटिवेशनल रिजल्ट ओरिएंटेड आपको यहां पर अप्रोच मिलने वाली। खास बात यह है आपके एजुकेटर के बारे में कि आप जानते होंगे एमपीपीएससी, पटवारी, एमपीटेट, आज के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन काफी एग्जाम क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस हम लोग ले चुके हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रूवन स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। और आप अगर चाहते हैं कि आप अपने सपनों को साकार करें, यानी एक टॉप रैंक लाएं, तो यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये मैंने आपको जानकारी दी अपने बारे में। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी सीरीज को। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग परीक्षा धाम में दो बुकों को कवर कर रहे थे। एक तो हमारा थ्योरी बुक, अभी हमारा यह लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बता रखा है किस टाइप से हम लोग फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स और सिनोप्सिस के साथ, है ना, ट्रिकी वे में एमपीजी के कवर कर रहे हैं। तो पहले हम लोग लेसन पढ़ते हैं, उसके बाद हर टॉपिक के एमसीक्यू लगाएंगे। तो आपको कंप्लीटली परीक्षा धाम बुक यहां पर डिटेल में मिलने वाली है, शुरुआत से एंड तक, यानी फर्स्ट पेज से एंड तक। तो आपको ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग डायरेक्ट आप शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज ये हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है, उसमें सामान्य परिचय का हम लोग चर्चा करेंगे। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आप जानते होंगे कि गठन हुआ था तो 3 प्रांतों को मिलाकर हुआ था, यानी 3 प्रांतों के कॉम्बिनेशन से हुआ था, मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश। तो गठन के बाद हम बात करेंगे, भाई गठन तो हो चुका था, यानी हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जन्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लेकिन अंतिम पुनर्गठन आपने देखा होगा, काफी समय के साथ बदलाव आते हैं। तो अंतिम पुनर्गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। आपकी परीक्षा में पीएससी के अंदर या वनडे एग्जाम के अंदर काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का अंतिम गठन कब हुआ था। तो आपको ये डेट जरूर याद रखना, काफी इंपोर्टेंट डेट है ये, 1 नवंबर 2000। और गठन, काफी स्टूडेंट गठन और पुनर्गठन में कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं मैं आप लोगों को। गठन का मतलब होता है निर्माण होना या बनना, यानी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, दैट मींस फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन अंतिम पुनर्गठन मतलब लास्ट टाइम, है ना, अंतिम बार ये कब फिर से इसको फॉर्मेट किया गया था? तो भैया अंतिम बार बना था 1 नवंबर 2000 को। अब तो खैर उसमें चेंजेस होते रहते हैं, नए नए जिले बनते रहते हैं, और हाल फिलहाल में हमारे पास 55 जिले हो गए। तो यहां पर आपने देखा अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को, और एमपी और सीजी को अलग कर दिया गया था। अब कितने जिले किसके पास थे, क्या स्थिति, सब कुछ हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी आपको अमेजिंग वे में यहां पर चीजें मिलने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानियों की। तो मध्य प्रदेश की राजधानियों में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे हमारी प्रशासनिक राजधानी की। प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की सभी लोग जानते हैं, भोपाल है। और उसके अलावा संस्कार राजधानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। आर्थिक राजधानी व खेल राजधानी दोनों, कई बार यहां से प्रश्न भी पूछा गया है कि बताइए मध्य प्रदेश की आर्थिक व खेल राजधानी क्या है? तो इंदौर को याद रखिएगा। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, कोयले के कारण काफी प्रसिद्ध है, सिंगरौली कोयले की खानें हैं। कौन सी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चलिए, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की 4 राजधानियां, इन्हें याद रखना है। देखो, चीजें एक बार में याद किसी को नहीं होती है, आप लोगों को मल्टीपल टाइम इस लेक्चर को देखना है, सुनना है, एंड देन आप लोगों को चीजें ऑटोमेटिक याद होगी। वैसे तो मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर देखा ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो पंचमढ़ी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी, काफी ठंडा क्षेत्र माना जाता। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, तो मैं आपको बता दूं, होशंगाबाद जिले में है। राइट, आप जानते होंगे होशंगाबाद जिले में है पंचमढ़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहां इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा मिला हुआ है। संगीत राजधानी, संगीत राजधानी मेहर, मेहर कौन से जिले में पड़ता है, तो जानते होंगे सतना जिले में पड़ता है। चित्रकला राजधानी, चित्रकला राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीमबेटका, भीमबेटका कौन से जिले में पड़ता है, तो रायसेन जिले में पड़ता है। तो भैया याद रखिएगा, यहां से भी कई बार प्रश्न बनते हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, मेहर जैसे संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है वो कौन से जिले में, तो जिला भी याद रखना है आपको। ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी मध्य प्रदेश में सिंगरौली को। अब ऊर्जा राजधानी क्यों कहा, काफी स्टूडेंट को मन में कई बार ऐसा होता है कि वो रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है आपको। हर एक कंसेप्ट को, अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट टर्म आ जाती है या कोई वर्ड आ जाता है, मैं आपको इजी वे में बताने वाला हूं। ऊर्जा राजधानी आप लोग जानते हो, कोयला जो होता है, कोयले से ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी कोल ऊर्जा बनती है। आपने देखा होगा बिजली वगैरह का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो भैया कोयला के कारण जहां सिंगरौली में सबसे ज्यादा खाने आपको मोटी कोयले की परतें देखने को मिलती है, इसीलिए इसको ऊर्जा राजधानी का दर्जा दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानियों के बाद मध्य प्रदेश के उपनामों की। भैया अब उपनाम मतलब कि क्या होता है, जैसे कि आप लोगों का भी नाम घर पर कुछ और होगा, फ्रेंड्स के साथ कुछ और होगा, है ना। नाम तो राम है लेकिन दोस्तों ने अपने रामू रख दिया। इसी टाइप से आप लोगों को अलग अलग नामों से मध्य प्रदेश को भी जाना जाता रहा है। काफी बार यहां से प्रश्न पूछा है कि बताइए मध्य प्रदेश को किस अन्य नामों से जाना जाता है, या ऑप्शन देंगे किस मतलब नाम से नहीं जाना जाता है। तो कुछ नाम मिलेंगे 4 ऑप्शन में, है ना। अभी हाल फिलहाल में एमपीपीएससी मेंस या फिर आप 2026 का प्री की तैयारी कर रहे होंगे, तो काफी हर एक एग्जाम में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। हृदय प्रदेश कहा जाता है, हीरा प्रदेश कहा जाता है, और इसे हृदय प्रदेश, हीरा प्रदेश एंड टाइगर प्रदेश या टाइगर स्टेट, वनों का राज्य, तेंदुपत्ता राज्य, तेंदुआ राज्य, उल्फ स्टेट, गिद्ध राज्य, चीता राज्य, नदियों का माइका। तो भैया जानते हैं हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा फटाफट करके ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं। हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है भारत के बीचों बीच स्थित है, भारत का दिल है, भारत का हृदय है। जैसे हमारे शरीर में बीचों बीच दिल धड़कता है, उसी प्रकार भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश बसता है, इसीलिए उसे कहा जाता है हृदय प्रदेश। हीरा प्रदेश, मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खानें हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है। टाइगर प्रदेश, भैया हमारे यहाँ टाइगरों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में काफी आपको देखने को मिलती है, इसलिए इसे कहा जाता है टाइगर प्रदेश। वनों का राज्य, वनों में देखा जाए तो भैया सभी राज्यों में मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक देखने को मिलता है, इसलिए यहां पर भी हमें एक मेडल मिला है, वनों का राज्य। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता बीड़ी उद्योग में काफी आप लोगों को पता है काम में आता है। तेंदुपत्ते जंगलों में जो पाए जाते हैं तेंदू के पत्ते, तो हमारे यहां पर तेंदुपत्ता राज्य भी मध्य प्रदेश को नाम मिला है। कारण क्या है, कारण है क्योंकि हमारे यहां पर तेंदुपत्ते के ज्यादा पेड़ है, जंगल हैं। तेंदुआ राज्य, आप तेंदुआ और तेंदुपत्ता में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग है। तेंदुआ जानवर है ना, हमारे यहाँ पर तेंदुए भी बहुत जंगलों में देखे जाते हैं, इसलिए तेंदुआ राज्य कहा जाता है। उल्फ, उल्फ का मतलब होता है भैया भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया प्रदेश भी अब हमारे मध्य प्रदेश को एक नया दर्जा मिल गया है। भेड़िया प्रदेश मतलब यहाँ पर भेड़ियों की संख्या भी जंगलों में ज्यादा देखने को मिली है। गिद्ध राज्य मतलब गिद्धों की संख्या, आपने देखा गिद्ध सांप को पकड़ कर ले जाता है ना। गिद्ध ऊंचा आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं, है ना, अपने शिकार पर काफी टारगेट करके वो अटैक करता है, तो गिद्ध राज्य का भी दर्जा मिला हुआ है। चीता राज्य, चीता राज्य किसे कहते हैं, चीता राज्य जहां पर चीतों की संख्या ज्यादा, चीता को आप लोग जर्नली सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। नदियों का माइका, भाई माइका एंड ससुराल तो सभी लोग जानते हैं। नदियों का माइका क्यों कहा जाता है, देखो उसके पीछे भी एक कहानी है। मध्य प्रदेश में काफी नदियां हैं,
है ना। नर्मदा सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वीं बड़ी नदी है। और आप लोग जानते हैं इनका सभी नदियों का उद्गम, ज्यादातर नदियों को उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। भाई बेटी जैसे बड़ी होती है अपने माँ बाप के घर में, और बाद में जब शादी होती है तो ससुराल चले जाती है। उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश की नदियां करती क्या है, हमारे यहाँ जन्म तो होता है लेकिन वो अन्य राज्यों में चले जाती है। जैसे नर्मदा नदी महाराष्ट्र आ जाती है, गुजरात जाती है ना। वो चंबल नदी आप लोग जानते हो ऊपर राजस्थान जाती है, उत्तर प्रदेश साइड चले जाती है। तो इसी टाइप से मध्य प्रदेश को, उसके पीछे लॉजिक यही है। आप लोगों को मैंने क्या कहा कि आपको हर एक फैक्ट का डिटेल भी पढ़ने को मिलेगा विथ रीजन, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में भैया हम लोग समझेंगे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जानते होंगे हमारी अर्थ को, भाई अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये आपने पढ़ रखा होगा। हमारी अर्थ पर अगर किसी देश की या फिर किसी स्टेट की अगर हमें भौगोलिक स्थिति जानना है तो भाई हमारी अर्थ तो बोलते हैं कि गोलाकार है, अंडाकार है, तो उसके बीच में हम कहां लोकेशन बताएंगे। तो हमारी अर्थ को है ना कुछ काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है जिसको हम लोग है ना अक्षांश नाम देते हैं, और कुछ खड़ी लाइनों में, वर्टिकल लाइंस में भी बांटा गया है जिसे क्या कहा जाता है, देशांतर, है ना। तो भैया यहां पर हमारा जो भारत है, अब भारत की जो स्थिति है कहां पर है और मध्य प्रदेश की स्थिति कहां पर है, तो आप लोग ये जानते होंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर मान लो हमारा मध्य प्रदेश है, तो अक्षांश में कहां पर है, डिग्री, है ना, और मिनट में हमने उसको यहां पर चर्चा करनी है। देखिएगा अक्षांश विस्तार की बात करूं तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट मध्य प्रदेश। मान लो इन क्षैतिज रेखाओं में, ऐसी बहुत सारी मध्य प्रदेश की जो क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं से जो घिरा है, तो वो 21 डिग्री से कहां से बात कर रहा हूं मैं, 21 डिग्री से 21 डिग्री 6 मिनट से ये 26 डिग्री, है ना, 26 डिग्री 30 मिनट के अक्षांश के मध्य इसकी स्थिति देखने को मिलती है। उसी प्रकार देशांतरी रेखाओं की बात करें, यानी देशांतर की, तो मध्य प्रदेश बहुत सारी देशांतर रेखाओं के मध्य आता है। तो कहां से कौन से लाइन से कौन से लाइन तक, यानी कि कौन से देशांतर रेखा, तो हमने कहा ये पहली जो लाइन है 74 डिग्री 9 मिनट से लगाकर यहां पर ये लास्ट लाइन कौन सी है, मान लो ये वाली है ना, ये लास्ट लाइन, तो 82 डिग्री 48 मिनट तक आपको इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। कई बार पूछा जाता है मध्य प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार कहां पर है, तो उत्तरी अक्षांश में। कई बार आपको कंफ्यूज 4 ऑप्शन दिया जाएगा, देखो पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है, 4 ऑप्शन में मिलेगा 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश, किसी में कहा जाएगा पश्चिमी अक्षांश, किसी में कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश। तो ये सिर्फ नंबर याद नहीं रखना है आपको, उसके साथ में ये भी याद रखना है कि भाई अक्षांश में कहां पर, तो उत्तरी अक्षांश की ओर, राइट। आपको पूर्वी पश्चिमी देकर कंफ्यूज भी किया जा सकता है। देशांतर की मैंने बात कर दिया है, तो देशांतर में कहां पर आएगा, ये पूर्वी देशांतर में, यानी अक्षांश में स्थिति तो हमारी उत्तर की ओर है, यानी नॉर्थ की ओर है, राइट, लेकिन पूर्व साइड मिलेगा देशांतर में, राइट, ईस्ट साइड, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, राइट, याद रखिएगा। अब स्थिति भाई अभी मैंने बताया मध्य में है, इसलिए तो उसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्षेत्रफल है हमारा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। कुछ बुकों में है ना अमरकंटक की किरार घाटी के कारण उसमें कुछ प्लस माइनस होता है, लेकिन जर्नली एग्जाम में यही आंकड़ा चलता है, यही माना जाता है। आप उसको अपडेट देख सकते हो, है ना। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 8-9 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, पर जनरली यही डेटा माना जाता है। भारत का दूसरा बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पर है राजस्थान। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जानकारी समझ में आ रही होगी। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और कंप्लीट एमपी जीके परीक्षाधाम सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, तो अब हम इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट मानक समय रेखा की। मानक समय रेखा मींस स्टैंडर्ड टाइमलाइन की बात करेंगे। भारत की मानक समय रेखा है ना, यहां पर 80 लिखा हुआ है, इसको एक काम कीजिएगा, है ना, यहां पर कुछ प्रिंट मतलब कि एरर हो गया है ना, टाइपिंग एरर। तो 82 डिग्री एंड 1.5, राइट, 82.5 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है, राइट। तो हम बात करें यहां पर भी थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप, 82, राइट, 1.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। कौन,
हमारी मानक समय रेखा, यानी ये जो रेखा है भाई, देखिए हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर की अगर मैं बात करूं, ईस्टर्न कॉर्नर से वेस्टर्न कॉर्नर यानी पश्चिमी छोर की बात करूं, तो आप लोग जानते हैं 34 मिनट का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। कितने मिनट का डिफरेंस? 34 मिनट का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो हमारे इंडिया में भाई हर एक घड़ी का ऐसे में टाइम कैसे निर्धारित होगा? कहीं पर मान लो आप जाएंगे महाराष्ट्र, तो वहां पर पता चला 12 बज रहे हैं, तो आप एमपी में देखा तो 11 बज रहे हैं। आगे आप बढ़े ऊपर दिल्ली की ओर, तो आपको पता चला 1 बज रहे हैं। तो इसीलिए भाई समय में वेरिएशन देखने न मिले, वेरिएशन अंतर देखने के लिए न मिले, इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन डिसाइड किया गया भैया कि यहां पर जो समय है इसी के हिसाब से सबका निर्धारित होने वाला है। तो यहां पर ये 82 याद से लिख लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, और यहां पर भी अब मैं बात कर रहा हूं कि भैया हमारी सिंगरौली जिले से तो यह मानक समय गुजरती इस रेखा के द्वारा ही पूरे इंडिया में टाइम क्या होता है। इंडिया क्या, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। मानक समय रेखा की कहां से मध्य प्रदेश में गुजरती है? तो सिंगरौली से गुजरती है। अच्छा, कई बार अभी एक बार पीएससी में ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था कि मानक समय रेखा के निकटतम कौन सा शहर है? तो आप लोग जानते हो 82 के पास में कौन सा है? इनमें से अगर आप देखोगे तो रीवा पहले पास में है ना, 81 के पास में है, राइट। उसके बाद में ये 80 कटनी है क्योंकि 80 डिग्री एंड 20 मिनट है। उसके बाद पन्ना है। तो थोड़ा सा आप इसको भी ओवरव्यू कर लीजिएगा, है ना। इसको करने से कई बार आपसे डीपली जब सवाल पूछा जाता है तो स्टूडेंट नहीं बना पाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानक समय रेखा के बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्हों की। राजकीय प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजकीय पशु की। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है, राइट। इसका वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो रूसवर्स डुआउसेली, वैज्ञानिक नाम रूसवर्स डुआउसेली। प्रजाति है बैडरी प्रजाति। कई बार एग्जाम में पीएससी में भी पूछा गया, वनडे एग्जाम में भी पूछा गया, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु किस प्रजाति का है? तो याद रखिएगा बैडरी प्रजाति का है, सर्विडी प्रजाति का है। बाहुल्य क्षेत्र मतलब भैया कहां पर पाया जाता है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला बालाघाट जिले में विस्तारित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में यह है जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला में फैला हुआ है। इसका भैया इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, है ना, यानी इसको सॉरी राजकीय पशु का दर्जा कब मिला था? किसको? बारहसिंगा को। तो 1981 में, 1981 में राजकीय पशु बारहसिंगा होने का मतलब कि राजकीय पशु होने का दर्जा दिया गया था, राइट। इसमें एक विशेष फैक्ट भी एड ऑन मैंने कर रखा है। 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया था। भैया अपना शुभंकर जारी किया था किसने? याद रखिएगा, ये एग्जाम में एक बार प्रश्न भी बना है 2017 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने यानी कान्हा किसली ने किसको? भूरसिंह द बारहसिंगा को अपना शुभंकर जारी किया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं राजकीय पशु के बाद में मध्य प्रदेश के, है ना, राजकीय पुष्प के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सफेद लिली है ना। क्या है? सफेद लिली। तो यहां पर विली को लिली लिखना है आपको, ठीक है। तो सफेद लिली है, ठीक है। इसके बाद वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लिलियम कैंडिडम है। कुल इसका है लिलिएसी, राइट। भाई कुल मतलब जानते हो ना कि जनरली बॉटनी में कुछ साइंटिफिक नेम चलते हैं, उनका कुल कौन सा होता है। तो पेड़ों के भी अलग अलग, जैसे इंसानों में कैसे चलता है कि हम कौन सी जाति के हैं, कौन से कुल के, इसी टाइप से उनको भी कैटेगराइज कर रखा है। बाहुल्य क्षेत्र पूरे भैया मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सफेद लिली आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कौन सा है? तो सफेद लिली है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की। तो वो है पक्षी दूधराज। दूधराज जैसे कि कैसा दिखाई देता है? तो आप पिक्चर में इमेज में देख भी सकते हो, राइट। मैंने आपके लिए, है ना, बढ़िया एआई इमेज 3D में लगा रखी है। चलिए तो देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वे में आप लोग पूरा एमपीजी के परीक्षा धाम सीरीज यहां पर थ्योरी बुक भी और लेटेस्ट अपडेटेड एमसीक्यू बुक भी कंप्लीट करने वाले हो। तो चलिए पक्षी के बाद इसके हम बात करेंगे अन्य नामों की। भैया इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बात करते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर और शाह बुलबुल, इसका अन्य नाम है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजकीय पक्षी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शाह बुलबुल बोलो या पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये इंग्लिश नेम है, आप ऐसा बोलो, दोनों सही है। वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे, है ना, वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे, है ना। छोटा मोटा टाइपिंग एरर हो तो आप समझदार हैं, इतना बड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको समझ सकते हैं।
वैज्ञानिक नाम है टर्फ सिफोनी पैराडाइसे। टर्फ सिफोनी पैराडाइसे। प्रमुख क्षेत्र भैया कहां पर पाया जाता है राजकीय पक्षी? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न एमपी में, है ना, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश, समझ रहे हो ना, अलीराजपुर झाबुआ साइड आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा कहां मिलेगा? तो सरदारपुर अभ्यारण्य, हमारे यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सारे अभ्यारण्य है, वहां पर सरदारपुर अभ्यारण्य में पाया जाता है राजकीय पक्षी दूधराज, राइट, है ना, ये धार में पड़ता है। कई बार ये भी पूछा गया एग्जामों में कि भैया सरदारपुर अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। सैलाना अभ्यारण्य में भी पाया जाता है, ये जनरली रतलाम जिले में, राइट। राजकीय पक्षी को भैया कब दर्जा मिला, राजकीय होने का दर्जा, या इनको कब मिला ये मेडल? तो हम क्या बोलेंगे, 1981 में। 1981 में मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी दूधराज को राजकीय होने का दर्जा मिला है। तो ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं राजकीय मछली की। भैया मछली हमारे नर्मदा में काफी ये देखने को मिलती है, खंडवा खरगोन नर्मदा नगरी जो है हमारे, ये काफी प्रसिद्ध, जिसे निमाड़ भी कहा जाता है, दो भागों में बटा है, पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़। राजकीय मछली महासिर है, कैसे दिखाई देती है तो देख सकते हो उसका 3D इमेज। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टोर प्यूटीटोरा है। प्रजाति क्या है भैया इसकी? तो मैंने कहा कि जैसे इंसानों को, जानवरों को, जीव जंतुओं को भी एक जाति प्रजाति में बांटा जाता है, तो प्रजाति इसकी टोर। बाहुल्य क्षेत्र मतलब कहां मिलती है ये आपको? तो नर्मदा नदी में, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी कि खरगोन खंडवा में आपको लोकेशन में मिलेगी जनरली। घोषित वर्ष इसको 2011 में राजकीय मछली होने का दर्जा दिया है। भैया विशेष रूप से यहां पर मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, बड़वा में महासिर प्रजनन केंद्र स्थापित है। बड़वा जानते हो, खरगोन जिले में बड़वा के अंदर, बड़वा तहसील भी है, वहां पर ये आपको प्रजनन केंद्र भी इसका देखने के लिए मिलता है। तो हमने देखा राज की मछली। अब हम इसके अलावा बात करेंगे राज की फल के बारे में। राज की फल कौन सा है? तो काफी आप लोगों का पसंदीदा फ्रूट होता है, फल होता है आम। और आम तो काफी लोग पसंद करते हैं, शायद आप भी पसंद करते होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। वानस्पति के नाम की बात करूं आम के, तो ये है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। बाहुल्य क्षेत्र, भैया आम कहां मिलता है? जनरली तो गांव में आपको पेड़ों पर देखने के लिए मिले हैं, लेकिन ये जो आम है ये राजकीय आम है भैया, ये शाही आम है ना, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में वैसे तो देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश की जो आम प्रजाति है, जो काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इंपोर्टेंट ये प्रश्न बनता है यहां से कि मध्य प्रदेश की जो आम की प्रजाति है, नूरजहां कहां पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पाया जाता है। नूरजहां आम काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के नाम से आप हमारा ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। सुंदरजा आम कहां पर पड़ेगा? तो भैया रीवा जिले में है ना, रीवा जिले में ये आम की क्या है? प्रजाति है ना। अब विशेष इसमें यह है कि भैया कई बार ये इंपोर्टेंट फैक्ट जो पूछा गया, मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र जनरली रीवा जिले के गोविंदगढ़ में आपको देखने के लिए मिलता है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। राजकीय आम है ना, उससे संबंधित ये सारे के सारे फैक्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की, है ना। राजकीय खेल कौन सा हमारा? तो मलखंब है। मलखंब आप देख रहे हो, ये पहलवान मलखंब, यानी बीच में खंबा गड़ा हुआ होता है और कुछ लोग उस पर अलग अलग करतब दिखाते हैं, है ना। और ये बहुत बॉडी का एक एक्सरसाइज होता है। आज हम लोग जिमिंग करते हैं, अन्य एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उस जमाने में या आज भी मलखंब काफी फेमस है ना। कैसा होता मैंने आपको बता दिया। घोषित वर्ष भैया इसको राजकीय खेल का कब दर्जा मिला? तो 2013 में। कौन से क्षेत्र में ज्यादातर चलता है? तो ये मालवा में चलता है। राजकीय खेल मलखंब मालवा में देखने के लिए मिलेगा। विशेष इसमें यह है कि कहीं बार ये पूछा गया आपसे कि बताइए मलखंब अकादमी कहां पर है मध्य प्रदेश में? मलखंब अकादमी कहां पर है? तो ये याद रखिएगा, मलखंब अकादमी आपको देखने के लिए मिलेगी मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। मलखंब अकादमी उज्जैन में, जिसे महाकाल है की नगरी भी कहा जाता है। प्रभाष जोशी सम्मान, देखो ये सारे फैक्ट आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं पिछले साल के। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप काफी समय से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंपोर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको 10 ईयर पीवाईक्यू बेस्ड आप लोगों को यहां पर जो भी पढ़ाने वाला हूं उसका एनालिसिस करने के बाद ही आपको यहां पर बताया जाएगा कि क्या पॉइंट्स इंपोर्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा यह पता होना चाहिए क्या छोड़ना है, राइट। चलिए ठीक है, तो प्रभाष जोशी सम्मान मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिए 2020 में मलखंब को राष्ट्रीय खेल का दर्जा पुरस्कार में शामिल किया गया, सॉरी
मलखंब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। पहले इसके लिए कोई पुरस्कार नहीं था, है ना, लेकिन 2020 से मलखंब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के बारे में सारे इंपोर्टेंट पॉइंट जिन्हें आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, और अगर आपको याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजकीय फसल की बात करेंगे, फसल जो खेतों में लहराती है, तो हमें उसका नाम याद रखना है सोयाबीन। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग राजकीय फसल देख रहे हैं, सोयाबीन है हमारी। उसके बाद इसका जो कुल है लेग्यूमिनेसी है, कुल कौन सा है, लेग्यूमिनेसी। वनस्पति का नाम है इसका ग्लाइसिन मैक्स, वनस्पति का नाम ग्लाइसिन मैक्स। किस्में की बात करें तो भैया इसमें बहुत सारी अलग अलग सोयाबीन की किस्में मिलती है, ये देख रहे हो ना, आपको ये झूमर की तरह लटक रहे हैं सोयाबीन, है ना, तो याद रखिएगा हमारी राजकीय फसल है भैया। और सोया प्रदेश इसी के कारण कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है सोयाबीन का अन्य राज्यों की तुलना में काफी मात्रा में देखने के लिए मिलता है, तो अन्य राज्यों की तुलना में हमें सोया प्रदेश का दर्जा भी प्राप्त है। भैया कौन सी किस्में हैं तो मैं बता दूं आपको, समृद्धि किस्म है, प्रसाद है, या अलग अलग वैरायटियां हैं, है ना, प्रतिकार है, अहिल्या है, अलंकार है, ये क्या है, ये कई बार पूछा जाता है कि है ना सोयाबीन की कौन सी प्रजाति या किस्में नहीं है मध्य प्रदेश में, तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी है, राइट। तो आपको ये याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है इन्हें याद रखना भी। तो महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र भैया कौन सा, तो मालवा। जनरली लोग अपने देखा ना सोयाबीन काटने के लिए मालवा क्षेत्र में जाते हैं, है ना, मजदूर लोग काफी जाते हैं, है ना, जब सोयाबीन का उत्पादन होता है तो आपने देखा होगा मालवा में काफी इनका उत्पादन होता है, और इसी कारण, है ना, इससे हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहां पर राजकीय नाट्य की। नाट्य है भैया माच। नाट्य मतलब एक प्रकार का ड्रामा है जो हमारे राजकीय लेवल का है ना, और कुछ लोग अलग अलग पहनावे में रंगीन ड्रेसें पहनकर मतलब कि ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, है ना, तो राजकीय नाट्य माच है। तो क्षेत्र कौन सा है, जनरली मालवा में चलता है ये देखने के लिए। मालवी लोक जीवन पर, भाई मालवा के जो लोग हैं मालवी भाषा बोलते हैं, उनके लोक जीवन पर, है ना, डेली नियमित जीवन पर आधारित है कहीं ना कहीं। माच के प्रमुख कलाकार, भाई जो फेमस व्यक्ति जो इस माच को बहुत अच्छे से फिल्माते हैं फिल्मी स्टाइल में, उसका नाम है सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। ये भी आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा क्या है, ये माच के प्रमुख कलाकार है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछे गए ये भी, राइट। चलिए, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे राजकीय नाट्य की। राजकीय नाट्य कौन सा है भैया हमारा, वो राई है। ठीक है, राई कैसे होता है तो आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे, है ना, कुछ महिलाएं राजकीय नृत्य करती है, बुंदेलखंड में जनरली चलता है, तो क्षेत्र याद रखिएगा बुंदेलखंड। अभी कैसे होता है, किस म्यूजिक पर होता है, कोई डीजे वगैरह तो नहीं लगाकर होता होगा, मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर। जब भी हमारे घर में कोई खुशी का माहौल होता है, खुशी का अवसर आता है, तो हम लोग म्यूजिक लगाते हैं, डीजे लगाते हैं। इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का जो मृदंग है ना, मृदंग वाद्य यंत्र है, इसके साथ ये वाला, है ना, नृत्य होता है राई। ठीक है, यहां पर राजकीय नाट्य लिख दिया बाय मिस्टेक, आप इसको नृत्य कर लेंगे, राइट, थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो जाता है। पद्मावत ग्रंथ में भी राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रमुख कलाकार कौन है तो ज्ञानेश्वरी, है ना, जो कि कटनी जिले से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और मैंने एड ऑन करे हैं जिन्हें आपको याद रखना है ना। अब इसमें क्या है, एक तो सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। सागर जिले के हैं कौन, राम सहाय पांडे, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो सागर जिले में है राम सहाय पांडे, किस क्षेत्र से संबंध है इनका, तो राजकीय नृत्य राई से संबंध है, और 2022 में क्या मिला इन्हें, पद्मश्री मिला। उसी प्रकार राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड, आप जानते हो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग बहुत, है ना, कितने हैं मुझे कमेंट करके बताओ। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार, ये आपने देखा होगा ना, मध्य भारत का पठार, है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये सब किस पठार में आती है, ये सब कुछ आप लोगों को याद रखना है और मुझे कमेंट करके बताना है मध्य प्रदेश के कुल कितने प्राकृतिक विभाग है। तो बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में आपको ये देखने को मिलता है राजकीय नृत्य राई। बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग एवं बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। देखो राई जो नृत्य है, मैंने बताया बुंदेलखंड में तो मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब ये बघेलखंड में ये मतलब कि किया जाता है ना, इसका आयोजन, तो वहां पर ढोलक का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा ये फैक्ट भी आप लोगों को लर्न करना है। चलिए, अब इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे राजकीय चिन्ह की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो ये आप देख रहे होंगे जनरली जब हम लोग एमपीपीएससी का तैयारी करते हैं,
है ना, या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में मध्य प्रदेश में आप जाते हो तो जनरली अपने गाड़ियों पर मध्य प्रदेश शासन लिखा देखा होगा या ये लोगो जरूर देखा होगा, राइट। चलिए ठीक है, तो चिन्ह में सबसे बाहर क्या है, 24 स्तूप है। स्तूप जैसे सांची का स्तूप का नाम सुना होगा ना, कहां पर है भाई सांची का स्तूप, कहां पर है, जल्दी से कमेंट करो मुझे, राइट। तो ये मध्य प्रदेश में है ना, हमारा राज्य की जो प्रतीक चिन्ह है या चिन्ह है, 24 स्तूप है। ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये किनारे बने हुए हैं, मतलब नुकेले टाइप, है ना, इनको स्तूप पढ़ा जाता है। ऐसे 24 मिलेंगे आपको, है ना, इनको स्तूप कहा जाता है। ये 24 मिलेंगे आपको देखने के लिए। इसके बाद एक वृत्त है, तो देखो अंदर एक वृत्त बना हुआ है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। यानी हर एक चीज का कोई मीनिंग होता है, तो भैया यह वृत्त किसको, है ना, डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, तो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त के अंदर क्या है, तो मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जरा चेक करो, तो यहां पर हमने देखा, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन। गेहूं और धान की बालियां भी है इसमें। अच्छा, सत्यमेव जयते भी लिखा है क्या नीचे, तो बिल्कुल लिखा हुआ सत्यमेव जयते, है ना। गेहूं और धान की बालियां हैं, तो भैया आपको यहां पर गेहूं, एक साइड गेहूं और एक साइड धान की बालियां देखने के लिए मिलती है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया। तो देखो थोड़े से प्रतीक चिन्ह के अंदर कितनी चीजें, अगर आपने शायद नोटिस नहीं किया हुआ हो, है ना, अशोक स्तंभ आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसके पीछे बैक साइड में बरगद का पेड़ मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलते हैं हमारे राज्य के चिन्ह में। तो याद रखिएगा इन चीजों को, आपके एग्जाम में काफी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आपको और महत्वपूर्ण एक अपडेट दे दूं भैया, अगर आपने ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अगर वीडियो पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और उनसे कहिएगा कि एमपीजी के अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है, परीक्षा धाम के लेटेस्ट बुक से, है ना, पूरा पढ़ना, पूरा का पूरा, साथ ही एमसीक्यू भी हर टॉपिक के बाद लगाना है, तो यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, फैला दीजिए इसको आप। और साथ ही आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, सो डोंट वरी, आप इस पूरी सीरीज का आनंद लीजिए और अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए और आप अपने सपनों को जरूर हासिल कीजिए। अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और इंस्टा पर हमारे यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के पेज को भी फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने इसे एंड तक देखा होगा। अगर आपने एंड तक देखा है तो लास्ट में अपना नाम जरूर लिखिए और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैंने एंड तक देखा है। अब बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं आपको सीक्वेंस में पूरा यहां पर परीक्षा धाम बुक एक एक टॉपिक और एक एक टॉपिक के एमसीक्यू कराने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।